जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे, जब चौकी, थाने या फिर न्याय की जगह अगर खौफ का अड्डा बन जाए, तो एक आम इंसान आखिर किस पर भरोसा करे। दोस्तों, ये मामला है सतानकुलम कस्टोडियल डेथ केस का, जहां एक बाप और उनका बेटा पुलिसिया एटीट्यूड का शिकार हो जाते हैं। बेटे के सामने जब उसके 60 साल के बुजुर्ग बाप को बेरहमी से पीटा जाता है, तो बेटा हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और विरोध करता है। लेकिन इन दरिंदों पर वर्दी का नशा और एटीट्यूड इस कदर हावी था कि बाप और बेटे को नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। थाने के बाहर माँ और उसकी बेटी अपने इन परिजनों से मिलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि थाने के अंदर मौत का खौफनाक खेल चल रहा था। ये पुलिसिया टॉर्चर इतना जबरदस्त था कि पहले बेटे की मौत हो जाती है और बाद में बाप भी मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ उनकी मौत का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जब कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए 9 पुलिस वालों को फांसी की सख्त सजा सुनाई, तब भी कुछ दरिंदों के चेहरों पर शर्म के बजाय एक बेशर्म मुस्कान क्यों थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इन दरिंदों को सिस्टम पर भरोसा था या सिस्टम की कमजोरी पर? आज इस वीडियो के जरिए हम उसी सच को उजागर करेंगे जो शायद आपको झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, ये बात लॉकडाउन के दिनों की है। जून 2020 का मामला है। जगह थी सतानकुलम, जो कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में है। 2 बाप बेटे एक मोबाइल शॉप चलाते थे। इनमें एक था जे बेनिक्स, जिसकी उम्र 31 साल थी, और दूसरे थे बेनिक्स के फादर पी जयराज। इनकी उम्र भी लगभग 60 साल थी। 18 जून 2020 को लॉकडाउन के चलते पुलिस जगह जगह गश्त कर रही थी। रात 8 से 8:30 के बीच बेनिक्स की दुकान पर कुछ लोकल के मजदूर खड़े होकर खरीदारी कर रहे थे। तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है और कहती है कि फौरन दुकान खाली करो। जाते जाते एक पुलिस वाला ये कहता है कि 5 मिनट में लौट कर आ रहा हूं, अगर दुकान बंद नहीं हुई तो चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। जयराज एक उम्रदराज आदमी थे और दुकान पर इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इस तरह से जलील होना ठीक नहीं लगा। पुलिस का एक घटिया रवैया उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो पुलिस के जाने के बाद वो बोलते हैं कि ये कोई भगवान थोड़ी है, बदतमीजी करते हैं, बताओ यार। गुस्से में जयराज आगे ये भी कह देते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को तो सड़क पर पकड़कर पीटना चाहिए। पुलिस वाले भले ही दुकान से दूर अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके थे, लेकिन बाइक में पीछे बैठे पुलिस वाले के कान में ये बात पड़ जाती है। यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं बोलती है, बल्कि जाती रहती है। लेकिन थाने पहुंचते ही ये पुलिस वाले अपने ऑफिसर्स को ये बात बताते हैं कि आज जिस जगह गए थे वहां पर एक आदमी का टोन ठीक नहीं था, वो हमारे लिए काफी घटिया बातें बोल रहा था। ठीक अगले ही दिन यानी 19 जून 2020 की सुबह पुलिस इस एरिया में पहुंच जाती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि कल रात पुलिस पर गलत कमेंट करने वाला वो शख्स आखिर था कौन। पूछताछ के बाद पता चलता है कि वो पी जयराज थे। इस समय पुलिस चले जाती है, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ इसी रात करीब 8 से 8:30 के बीच एसआई बालकृष्ण अपने कुछ कांस्टेबलों के साथ जीप लेकर इस लोकेशन पर पहुंचते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर पी जयराज कौन है, और जैसे ही पता चलता है कि सामने जो एक दुकान है उसका ओनर ही जयराज है, फिर एसआई बालकृष्ण अपने कांस्टेबलों को बोलता है कि उसे यहाँ बुला कर लाओ। बाद में जयराज जैसे ही पुलिस जीप के पास जाते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से उठाकर सीधे थाने ले चलती है। जयराज के बेटे बेनिक्स को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके पापा को पुलिस उठा ले गई है, तो पीछे पीछे बाइक लेकर वो भी निकल पड़ता है। अब तक पुलिस भी जयराज को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। यहां पर तकरीबन 10 पुलिस वाले थे जो कि जयराज से पूछताछ कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि अपनी भड़ास निकाल रहे थे कि आखिर उसने पुलिस को ऐसा बोल कैसे दिया। जयराज का बेटा बेनिक्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, आप इस तरह से इन्हें कैसे उठा सकते हैं, ये गलत है, इन्हें छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल निर्दोष है। फिर पुलिस वाले बेनिक्स को बोलते हैं कि अच्छा तू हमें सिखाएगा, और फिर क्या था, इसी के तुरंत बाद पुलिस वाले दोनों बाप बेटों को लॉकअप में बंद कर देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर बेनिक्स के साथ जो कुछ लोग और आए थे, पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है और उन्हीं लोगों के जरिए ये बात जयराज के घर तक पहुंच जाती है। लॉकअप के अंदर ये पुलिस वाले बर्बरता की सारी हदें पार कर देते हैं। एक 60 साल के आदमी को नंगा करके पीटा जा रहा था, और वो भी उसके 31 साल के जवान बेटे के सामने। जयराज को लकड़ी के एक टेबल पर आधा लेटा दिया जाता है।
दो पुलिस वाले उसके हाथ पकड़ते हैं और पीछे से दो लोग उनके पैर पकड़ते हैं और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। जयराज को पीट पीट कर पुलिस थक चुकी थी, लेकिन पीटना अब भी जारी था। जयराज के बेटे बेनिक्स को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, तो बाप को तड़पते हुए देखकर बेनिक्स किसी तरह खुद को इन पुलिस वालों से छुड़ाते हुए उन लोगों के पैरों में गिर जाता है जो कि उसके फादर जयराज को पीट रहे थे। बेनिक्स काफी रिक्वेस्ट करता है, बार बार यही कहता है कि प्लीज सर इन्हें छोड़ दीजिए, ये डायबिटीज के पेशेंट है और बुजुर्ग भी हैं। पुलिस को लगा कि बेनिक्स उन्हें रोक रहा है, तो फिर इन दरिंदों ने बेनिक्स के भी कपड़े उतारे और उसे भी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर जयराज को पीटा जा रहा था। इनका मन इतने से ही नहीं भरा तो इन्होंने प्लास्टिक की एक मोटी स्टिक लेकर बेनिक्स के रेक्टम में डाल दी, मतलब उसके गुप्तांग में। इसके बाद बेनिक्स के पीछे से लगातार ब्लीडिंग होने लगी। इन पुलिस वालों की यह हैवानियत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन बाप बेटों को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा था कि वो बिल्कुल अधमरे हो चुके थे। अब तक उनके घर खबर लग चुकी थी कि पुलिस जो है जयराज और बेनिक्स को पकड़ कर ले गई है। तो बाद में बेनिक्स की माँ और उसकी बहन जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 1:30 बजे के लगभग पुलिस स्टेशन का गेट लॉक हो चुका था। सोचने वाली बात है कि जो पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है, आम आदमी के लिए रात में भी जिसके दरवाजे हमेशा खुले मिलते हैं, उसे 1:30 बजे लॉक कर दिया गया था, क्योंकि ये दरिंदे चाहते थे कि बंद दीवारों के अंदर किस तरह की हैवानियत की गई है ये बात बाहर तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी मां के साथ एक बहन रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम मुझे अपने भाई और पिता से मिलने तो दिया जाए, लेकिन पुलिस उन्हें मिलवाने से भी मना कर देती है। बाद में पुलिस गेट खोल तो देती है, लेकिन उन्हें मिलवाने के लिए नहीं, बल्कि बेनिक्स की मां और बहन को सिर्फ ये कहा जाता है कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन कल अस्पताल में उनके कपड़े ले आना, और हाँ धोती ही लाना, और धोती भी रंगीन होनी चाहिए, सफेद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि बेनिक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल ले जाते टाइम सफेद कपड़े में किसी तरह खून के धब्बे दिखाई दे। इसके बाद जब बेनिक्स की मां और बहन पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं तो दरिंदगी का ये खेल दोबारा शुरू हो जाता है। दरअसल हुआ यह था कि इस मारपीट के चलते पूरे पुलिस स्टेशन में जगह जगह खून के धब्बे हो गए थे, फर्श खून से लाल हो चुका था, यहां तक कि पुलिस वालों के कपड़ों में भी खून के छींटे थे। तो ऐसे में इन दोनों बाप बेटों से पूरे पुलिस स्टेशन को साफ करवाया जाता है। बेनिक्स के फादर जयराज अपनी लुंगी से पूरे फर्श को साफ करते हैं, तो बेनिक्स भी घुटनों के बल लेटकर अपनी शर्ट से खून के धब्बे मिटाता है। दर्द की वजह से बेनिक्स से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो रेंगता हुआ फर्श की सफाई करने लगता है। अब इसके बाद इन पुलिस वालों की पूरी कोशिश यही थी कि मजिस्ट्रेट के यहां से पुलिस रिमांड मिल जाए। अब पुलिस रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना था, तो ऐसे में ये लोग इनको अस्पताल ले जाते हैं। हालांकि इस बीच कई बार बेनिक्स की लुंगी बदलनी पड़ी क्योंकि लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर ये किसी तरह डॉक्टर से सेटिंग कर लेते हैं और वहां से फिट टू रिमांड का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इसके बाद जब वो इन्हें मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं तो तभी यहां पर भी एक खेल हो जाता है। दरअसल ये टाइम था कोविड का, साल 2020, तो ऐसे में कोर्ट रेगुलर नहीं चल पा रही थी। घर से ही मजिस्ट्रेट सारे काम निपटा रहे थे, मजिस्ट्रेट ही क्या बल्कि सभी लोग घर से ही अपने सारे काम निपटा रहे थे। तो यहां पर जैसे ही ये पुलिस वाले अपनी जीप में दोनों बाप बेटों को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट अपने घर की बालकनी से ही पुलिस जीप की तरफ देखते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, थाने का नाम और उनका नाम, और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं और पुलिस कस्टडी दे देते हैं। क्योंकि पुलिस की जो कस्टडी लेने वाली कहानी थी वो पहले ही फर्जी स्क्रिप्ट थी, लेकिन मजिस्ट्रेट भी उसे नहीं समझ पाए और कस्टडी दे दी। अब इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो पुलिस कस्टडी मिलने की खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि ये दरिंदे नहीं चाहते थे कि उनका असली चेहरा दुनिया को पता चल सके। पुलिस वाले भले ही फर्जी स्क्रिप्ट सुनाकर रिमांड ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन बाप बेटों की कंडीशन पुलिस कस्टडी के लायक थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। लॉकअप में दोनों बाप बेटों की हालत बिगड़ जाती। बेनिक्स की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, तो वहीं जयराज की हालत भी नाजुक बन चुकी थी। पुलिस के पास इन्हें अस्पताल ले जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बाप बेटे दोनों भले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन बेनिक्स की ब्लीडिंग
लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से रात में ही हॉस्पिटल के अंदर बेनिक्स की मौत हो जाती है। बेनिक्स के फादर जयराज तो पहले से ही बुरी तरह अधमरे कर दिए गए थे और अब उनके बेटे की भी मौत हो चुकी थी। इस तरह से एक बाप जो खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, अब उसका जवान बेटा भी मर चुका था। बेटे की मौत के ठीक अगले दिन हार्ट फेल्योर की वजह से पिता जयराज की भी मौत हो जाती है। अब यह मामला पूरे स्टेट में आग की तरह फैल चुका था। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई भी एक्शन लेने से साफ साफ बच रही थी। जब यह मामला लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा था, तो ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के निर्देश दे दिए। अब इसके बाद थाना इंचार्ज को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के द्वारा उससे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा गया, तो उसने कोर्ट को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की। उसने कोर्ट को यह बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम या स्टोरेज फुल होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। जबकि इस बात की जांच की गई तो पता चला कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी, लेकिन पुलिस द्वारा जानबूझकर उसे छुपाया जा रहा था। कोर्ट ने जब यह पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि तुम्हें इस तरह से टॉर्चर करना पड़ा, तो पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई कि ये कोविड लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बाद में कोर्ट ने देखा कि पूरे मामले में पुलिस वालों की जो बर्बरता है वो कहीं से कहीं तक माफी के लायक नहीं है, तो उन्होंने पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया और उस इलाके के डीएम को ही थाना इंचार्ज बनाकर जांच सौंप दी जाती है। जांच में पता चलता है कि पूरा थाना इस मामले पर झूठ बोल रहा था और अपने कुकर्मों को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो बाद में कोर्ट इस पूरे मामले को उठाकर सीबीआई को दे देती है और जब तक ये मामला प्रॉपर तरीके से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक के लिए उस टाइम पीरियड में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीआईडी देखेगी। इस तरह का ऑर्डर जारी किया जाता है। इस मामले में जांच चलती है तो कई परतें सामने आती हैं। इस स्टेशन की एक लेडी पुलिसकर्मी सुरक्षा की गारंटी पर उस थाने के अंदर किए गए सारे कुकर्मों का पर्दाफाश कर देती है। इस केस में तकरीबन 135 गवाह सामने आते हैं, जिनमें 52 गवाह को कोर्ट में पेश किया जाता है। पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने पर तमिलनाडु पुलिस की सारी करतूतें सामने आ जाती हैं और इस मामले से संबंधित पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए इस संगीन जुर्म के लिए कोर्ट जो है फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जहां एक तरफ डिजिटल क्रांति की बातें की जाती हैं, विकसित भारत बनाने की बातें की जाती हैं, वहीं इस तरह के मामलों में एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में 6 साल लग जाते हैं। मामला 2020 का था और इन्हें फांसी की सजा अब होती है। हालांकि उन दोषी पुलिस वालों की स्माइल कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या उनकी वो स्माइल इस सिस्टम की कमजोर और लचर हालत के लिए थी, या उनकी ये बेशर्म स्माइल इस बात का सबूत है कि देर सबेर वो सभी अपीलेट कोर्ट से बरी हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ लोअर कोर्ट का मामला है। इसके बाद इन दरिंदों का कोई वकील हाई कोर्ट और फिर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हैवान आपके और हमारे बीच में फिर से बेफिक्र होकर घूमने लगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है, ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुल मिलाकर सतान कुलम का एक केस हमें हमारे सिस्टम की एक सच्चाई दिखाता है कि यहां इंसाफ मांगना भी एक जंग है। 6 साल लगे सिर्फ ये साबित करने में कि वो निर्दोष थे और उनके साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। सजा सुनाई गई है, लेकिन उन पुलिस वालों के चेहरों की वो मुस्कान बता रही है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि इंसाफ मिला या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ आखिर तक जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।